आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर से हम लोग जो टॉपिक लिए हैं दोस्तों उसका नाम है एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटॉमिक न्यूक्लियस को पढ़ने से दोस्तों हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जैसे कि एटॉमिक न्यूक्लियस में हम लोग जानेंगे कि परमाणु क्या होता है और परमाणु का हम लोग संरचना के बारे में जानेंगे कि परमाणु कैसे बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे नाभिक का चक्कर लगाता रहता है। और इतना समझने के बाद हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो है एक परमाणु संख्या और दूसरा है द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पिछले ग्रुप डी में पूछे गए थे, तो इसलिए इस बार आपको कोई गलती नहीं करनी है। आपको इसको बहुत अच्छे से समझ के जाना चाहिए, ताकि अगर इस तरह इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है एग्जाम में तो आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी समय गंवाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो टॉपिक का नाम है दोस्तों एटॉमिक न्यूक्लियस, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु नाभिक। ठीक है, इसको परमाणु नाभिक को पढ़ने के बाद हम लोगों को दो चीज़ समझना है, वो है परमाणु संख्या और दूसरा है दोस्तों द्रव्यमान संख्या। तो ये दो चीज़ हम लोगों को समझना है। इसको समझने के लिए ही हम लोग परमाणु का न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, और न्यूक्लियस के पूरा अगर हम लोग स्ट्रक्चर को समझें तो हम लोगों को पता चलेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले एटम। एटम क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो एटम होता है किसी तत्व का सबसे छोटा कण। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा हुआ है एटम जो होता है तत्व की सबसे सूक्ष्मतम कण होती है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि एटम जो होता है वो किस तरह से टूटता है। तो एटम को जब हम लोग तोड़ते हैं दोस्तों तो उसको तोड़ते तोड़ते जो सबसे छोटा कण मिलेगा हम लोगों को वो होगा परमाणु। ठीक है, परमाणु तो हो गया। अब परमाणु को भी अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? परमाणु को तोड़ेंगे दोस्तों तो उसमें भी हम लोगों को कुछ छोटे छोटे कण मिलेंगे, और उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है उसको हम लोग परमाणु के मौलिक कण बोलते हैं। इंग्लिश में फंडामेंटल्स पार्टिकल्स बोला जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है दोस्तों यहाँ पे उप परमाणु कण भी बोला जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में जो होता है वो इसका मतलब मौलिक कण ना देके उसका दूसरा नाम लिख देता है, उप परमाणु कण बोल देगा, तो उस केस में आप लोग को क्या क्या हो जाएगा, आप सोचिएगा कि क्या बोला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए दूसरा नाम भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में अगर दूसरा नाम देता है तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग समझ गए कि तत्व का जो सबसे छोटा कण होगा वो परमाणु होगा, और परमाणु को अगर हम लोग डिवाइड करें तो उसमें भी हम लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मिलेंगे, लेकिन वो परमाणु में किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो साइड में यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है दोस्तों परमाणु का। तो यहाँ पे जो केंद्र में दिखा रहा है वो परमाणु का नाभिक है। तो किसी भी परमाणु का जो बीच में एक जो भाग होता है सेंटर पॉइंट में, वहाँ पे होता है नाभिक, और नाभिक के अंदर ही होता है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में नाभिक का चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग ये भी थोड़ा समझ लेते हैं कि परमाणु का आकार क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ हम साइड में यहाँ पे लिख के रखे हुए आकार जो होता है परमाणु का वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में लिखे दोस्तों तो यह आ जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों परमाणु का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो परमाणु का स्ट्रक्चर जो केंद्र में है, यहाँ पे केंद्र में इसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, और केंद्र के बाद ये कक्षा दिखाया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं, इसको कक्षा बोलते हैं। तो नाभिक के बाद आता है कक्षा, और कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नाभिक के अंदर क्या रहता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो एक आप लोग को दिमाग में जरूर एक सवाल आ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि जितने भी परमाणु होते हैं सारे में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए दोस्तों, और सभी के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते ही हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन आता है दोस्तों, उसको हम लोग वो भी हम लोग समझ लेते हैं, ताकि हम लोग को एग्जामिनर कभी कंफ्यूज ना कर सके। एक परमाणु ऐसा है, एक तत्व ऐसा है जिसके परमाणु में केवल प्रोटॉन ही होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, और उस तत्व का नाम है दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, तो स्टार मार्क करके यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके परमाणु में, ठीक है, जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसमें केवल प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के परमाणु परमाणु में केवल क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो केवल केवल प्रोटॉन प्रोटॉन होता है। ये याद रखने वाला बात है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन के परमाणु में, ठीक है, केवल प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें
इसके परमाणु के नाभिक में, ठीक है दोस्तों, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी परमाणु होंगे सभी के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं दोस्तों। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अस्थायी कण होते हैं, वो फिक्स रहते हैं, वो किसी तरह से गति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ पे क्या बोला गया है, अस्थायी कण बोला गया है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को गतिशील कण बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे परमाणु के बारे में समझ गए और परमाणु का आकार भी हम लोग जान लिए, तो हम लोग नाभिक जो होता है उसका भी आकार हम लोग जान लेते हैं। तो नाभिक का जो आकार होता है दोस्तों वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, और उसको अगर सेंटीमीटर में हम लोग लें तो होगा 10⁻⁻13 सेंटीमीटर में। आप लोग ऐसा मत समझिए कि दोस्तों कि आकार तो परमाणु का -10 में है और न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 में है। यहाँ पे आप पावर में माइनस देख रहे हैं, यही इसका मतलब ये है कि पावर माइनस में जितना ज़्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझ लीजिए कि नाभिक बड़ा है परमाणु से, ऐसा नहीं है। नाभिक जो होता है बहुत ही छोटा होता है, परमाणु के अंदर केंद्र में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि नाभिक का खोज किसने किया था। तो नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने, और प्रोटॉन जो है उसका खोज भी रदरफोर्ड ने ही किया था। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखने का एक अच्छा ट्रिक भी है, वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ट्रिक देखिए यहाँ पे लिख के हम रखे हुए हैं। तो ट्रिक होता है ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच। तो ईंट पर नाच ये ट्रिक है। और इससे क्या होता है, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक ने। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ईंट पर नाच। इससे आप लोगों को किसने क्या खोजा था वो याद हो जाएगा आप लोगों को। और न्यूक्लियस का खोज जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। चलिए वापस आते हैं उसी पॉइंट पे। अब हम लोग यहाँ पर जो है परमाणु और उसका किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, ठीक है। इतना समझने के बाद हम लोग परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है परमाणु संख्या, ठीक है। तो परमाणु संख्या क्या आता है दोस्तों, किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, ठीक है, वही होता है परमाणु संख्या। ये कभी गलती मत कीजिएगा आप लोग, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उससे मतलब नहीं है हम लोगों को मतलब है कि किसी तत्व के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसी को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा बराबर रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, ठीक है। तो उस केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। लेकिन ये हम लोग कभी नहीं बोल सकते कि किसी तत्व का परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होता है, कभी ग्रहण कर लिया जाता है तो कभी त्याग कर दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो तत्व के परमाणु के नाभिक में रहता है। तो वो प्रोटॉन हम लोग निकाल ही नहीं सकते, वो फिक्स रहता है। इसीलिए हम लोग परमाणु संख्या के लिए प्रोटॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो सकता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में। मान लीजिए परमाणु अगर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा प्रोटॉन से। तो हम लोग परमाणु संख्या के लिए इलेक्ट्रॉन को नहीं चुनते हैं, परमाणु संख्या के लिए हम लोग डिसाइड करने के लिए हम लोग लेते हैं प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन की किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही परमाणु संख्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी अगर क्वेश्चन में आ जाता है दोस्तों ऐसा लिखा हुआ कि किसी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो ऐसा अगर लिखा हुआ आता है तो वो गलत होगा, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं। हाँ, तो परमाणु संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों जेड से, ठीक है। ये भी याद रखना है कि परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जेड बराबर होता है पी। और क्योंकि कोई भी परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना धनात्मक चार्ज होना चाहिए परमाणु में उतना ही जो होगा वो नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जेड बराबर पी बराबर ई। आगे हम लोग देखते हैं, आगे लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों के लिए क्या। अब हम लोग परमाणु संख्या तो समझ लिए हैं, अब हम लोग द्रव्यमान संख्या को भी समझ लेते हैं, ठीक है।
तो द्रव्यमान संख्या जो होता है दोस्तों, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है उसी को हम लोग द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को डिसाइड करने के लिए क्या मुख्य रोल प्ले कर रहा है दोस्तों, हमारा परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है वो। ठीक है, तो एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है वो परमाणु का द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि परमाणु का जो संपूर्ण भार होता है वो उसके नाभिक में समाहित होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। कहीं ना कहीं आप लोग को इस तरह मतलब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कहीं ना कहीं कोई ना क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये होता है कि द्रव्यमान संख्या जो होता है उसको हम लोग ए से, ठीक है, कैपिटल ए से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी प्लस एन, यानी कि द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या है दोनों को जोड़कर जो मिलने वाला है वही होगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब द्रव्यमान संख्या के दोस्तों हम लोग कभी कभी नाभिक की संख्या भी एग्जाम में कभी कभी बोल के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है, नाम बदल बदल के क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो अगर आपको सब कुछ पता रहेगा तो एग्जामिनर जितना भी नाम बदल ले आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो नाभिक की संख्या और द्रव्यमान संख्या सेम ही है, और इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर छोटा छोटा जो कण है उसी को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला जाता है। तो इसको मतलब अगर नाभिक को तोड़ेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा, तो क्या हो गया, ये छोटा छोटा पार्टिकल्स हो गया नाभिक के अंदर, तो इसीलिए हम लोग उसको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी समझ याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। और किसी परमाणु के न्यूक्लियंस अगर पूछा जाए तो हम लोग कितना बोलेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर जितना संख्या होता है उसी को न्यूक्लियॉन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, ये हम लोग समझ लिए। और ये ईंट पर नाच, ये हम लोग कॉन्सेप्ट जो होता है याद रखने का, ये भी हम लोग समझ लिए। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों रिप्रेजेंटेशन, किसी तत्व को परमाणु संख्या और उसके द्रव्यमान संख्या के साथ किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी हम लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनर जो होता है वो किसी भी तरह से सेट कर सकता है, आपको हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप परफेक्ट जो होता है वो, मतलब 25 क्वेश्चन अगर मान लीजिए साइंस में आने वाले हैं तो 25 में 25 आप नंबर लाने का टारगेट रखिए। ठीक है, ऐसा टारगेट कभी मत रखिए कि हाँ नहीं 25 में तो 20 तो बन ही जाएगा, ऐसा टारगेट कभी सेट मत कीजिए। 25 आ रहे हैं तो हमसे 25 में 25 क्वेश्चन बननी चाहिए, ऐसा टारगेट रखिए और इस तरह से पढ़िए कि आपका 25 में 25 आए। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आप छोड़ कर ना जाएं, हर चीज़ को समझें, बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट को भी समझें। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रतीक, मतलब प्रतीक का मतलब चिन्ह, हम लोग किस तरह से किसी तत्व के परमाणु को उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के साथ किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स जो है वो किसी तत्व का एक परमाणु है, तो परमाणु के यहाँ पे एक्स लिखा हुआ, उसका जो सबसे नीचे वाला भाग होता है वहाँ पे हम लोग परमाणु संख्या लेते हैं और ऊपर में हम लोग द्रव्यमान संख्या को लेते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से हो गया। दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि एक ही साइड, ठीक है, दोनों ही लेफ्ट साइड अगर रखें तो नीचे जेड रहेगा और ऊपर रहेगा ये। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और अगर दूसरा तरीका से भी लिखा जाए तो ऐसे होगा, जेड यहाँ पे और ए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो रिप्रेजेंट किसी भी तरह से भी कर सकते हैं, पहला दूसरा और ये तीसरा, 3 तरीका हो सकता है। तो क्या है, और एक तरीका ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे एक्स लिख दिए और यहाँ पे जेड लिख दिए, यहाँ पे ए लिख दिए, तो किसी भी तरह से लिख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि परमाणु संख्या जो होगा वो नीचे ही लिखा जाएगा और द्रव्यमान संख्या जो होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज भी कर सकता है, इसीलिए आप लोग ये याद रखिएगा। तो जो ज़्यादा यूज होता है दोस्तों वो होता है यहाँ पे पहला वाला जो हम लोग लिख के रखे हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, बुक में भी इसी का ज़्यादा चर्चा है। ठीक है, और अगर लिखने का अगर बात किया जाए तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमाणु संख्या को नीचे लिखना है और द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखना है। इतना समझने के बाद दोस्तों अब हम लोग अगर इस टॉपिक पे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से रिलेटेड और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस तरह से अगर किसी भी तरह का इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हम लोग आराम से कर सकते हैं बिना किसी समय गवाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इस पर किस तरह से पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में क्या न्यूट्रॉन पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के नाभिक में कितना न्यूट्रॉन है वो हम लोगों को यहाँ पे क्या पूछा गया है, न्यूट्रॉन। तो देखते हैं, क्योंकि दोस्तों
नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 7। ठीक है, तो परमाणु संख्या 7 है, तो उसमें प्रोटोनों की संख्या कितना होगा दोस्तों? प्रोटोनों की संख्या होगा 7। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या हम लोग जानते हैं, नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो होता है दोस्तों 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कितना होता है 14। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है, ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो हम लोग न्यूट्रॉन निकालना है, तो हम लोग जानते हैं ए बराबर जो होता है वो होता है पी प्लस एन। ठीक है, तो ए दिया हुआ है कितना 14, पी दिया हुआ है हम लोग को 7, और न्यूट्रॉन को निकालना है। तो यहाँ से 14 में 7 घटा दीजिएगा तो 7 आ जाएगा, तो एन बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, तो हम लोग करेक्ट आंसर जो होगा वो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोगों को दोस्तों 1 से 20 तक, ठीक है, परमाणु संख्या 1 से 20 तक के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या हो, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या हो वो याद रखना चाहिए। 1 से 20 तक ही याद करना है आपको, ज़्यादा नहीं याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है एक तत्व के नाभिक में प्रोटॉन कितना 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? ठीक है, तो एक तत्व के नाभिक में प्रोटॉन दिया हुआ हम लोग को 15 और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 22। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या पूछा गया है, और द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 22, ओ सॉरी प्रोटॉन 15 और न्यूट्रॉन 22, तो ये हो जाएगा दोस्तों 37। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान संख्या जो होगा वो 37 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या कितना है? 298। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? यहाँ पे दोस्तों बोला गया है आइसोटोप। ठीक है, तो आइसोटोप और मतलब जो भी आइसोटोप और आइसोटोन, ठीक है, ये सब हम लोग एक अलग वीडियो में समझ लेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या पे फोकस करते हैं। तो एक परमाणु दिया हुआ है दोस्तों, उसका द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है ए बराबर 298। ठीक है, और उसका नाभिक में न्यूट्रॉन जो है वो है 196 न्यूट्रॉन। तो इसका परमाणु संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो परमाणु संख्या पूछा गया है, तो परमाणु संख्या जो होता है वो क्या होता है? प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि हम लोग को प्रोटोन निकालना है, तो ए बराबर होता है पी प्लस एन। ठीक है, ए दिया हुआ है 298, पी दिया हुआ है 196, एन दिया हुआ है 196, हम लोगों को पी निकालना है, और ये दिया हुआ है 196। ठीक है, तो पी हम लोग निकाल लेते हैं, तो 298 माइनस 196 बराबर पी। ठीक है, तो पी बराबर हम लोगों का आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और 9 में 9 0, और यहाँ पे 102। ठीक है, तो पी बराबर आ रहा है 102। ठीक है, तो इसका मतलब परमाणु संख्या जो होगा वो पर किसी भी यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया उसमें परमाणु संख्या हो जाएगा 102। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में बोला गया एक तत्व के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ भी द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है दोस्तों 298, और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो दिया हुआ है 188 न्यूट्रॉन है। तो इसका परमाणु संख्या पूछा गया है क्या होगा? ठीक है, तो परमाणु संख्या जो होता है प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है, तो हम लोग प्रोटोन निकाल लेंगे तो परमाणु संख्या भी निकल जाएगा। तो ए बराबर होता है पी प्लस एन। ठीक है, हम लोग को ए दिया हुआ है 298, पी निकालना है, और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 188। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 188 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, 298 माइनस 188 बराबर पी। ठीक है, तो यहाँ 8 में 8 जाएगा तो 0, 9 में 8 जाएगा 1, और 1 में 2 में 1 जाएगा तो 110। तो पी यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 110, यानी कि उसके नाभिक में 110 प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होते हैं वही होता है हम लोगों का परमाणु संख्या। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछा गया है कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है 39 और जेड बराबर दिया हुआ है 19। ठीक है दोस्तों, तो जेड बराबर 19 दिया हुआ है, इसका मतलब जेड और पी जो होता है, जेड होता है मतलब पी जो होता है वो क्या होता है? जेड के बराबर होता है, और वो कितना दिया है 19। तो यहाँ पे हम लोग ए बराबर जानते हैं क्या होता है? पी प्लस एन, और ए कितना है 39, पी हम लोग को दिया हुआ है कितना 19। ठीक है, न्यूट्रॉन हम लोग को पूछा गया है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 39 माइनस 19, ये हो जाएगा 20।
ठीक है। तो पोटेशियम के नाभिक में न्यूट्रॉन कितने होंगे? 20 होंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे बोला गया है फ्लोरीन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन बोला गया है F, नीचे 9 लिखा हुआ है और ऊपर 19 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या, और नीचे वाला को बोलते हैं परमाणु संख्या, ठीक है। तो इसमें बोला गया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे F नीचे 9 लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है 19। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो नीचे जो लिखा रहता है वो रहता है परमाणु संख्या, यानी कि Z बराबर है 9, ठीक है। और Z जो होता है वो प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे P बराबर लेंगे 9, ठीक है। और यहाँ पे A दिया हुआ है हम लोगों को, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 19। एक चीज़ निकल गया, क्या? प्रोटॉन। अब द्रव्यमान संख्या आ गया तो न्यूट्रॉन भी निकल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A बराबर होता है P प्लस N, ठीक है। चलिए, ये हो गया 19, प्रोटॉन हो गया 9, तो न्यूट्रॉन भी निकल जाएगा। और न्यूट्रॉन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 19 माइनस 9, ठीक है, ये आएगा 10, तो N बराबर 10। चलिए, अब पूछा गया इलेक्ट्रॉन हम लोग को कितना होगा? तो कोई भी परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, तो क्या होगा? P बराबर E होगा। और ये भी कितना होगा दोस्तों? 9, यानी कि प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 9 और न्यूट्रॉन होगा 10। ये करेक्ट आंसर इसका होगा। प्रोटॉन 9 होगा, 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो यहाँ P दिया हुआ है 10, N दिया हुआ है 17, और यहाँ पे A पूछा गया है क्या होगा? बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, A बराबर P प्लस N। तो P दिया हुआ है 10, N दिया हुआ है 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 27। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 298, ठीक है। और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन दिया हुआ है हम लोगों को 189, तो उसकी परमाणु संख्या पूछा गया है। तो परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि हम लोग प्रोटॉन निकाल लिए तो परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला से प्रोटॉन निकाल लेंगे, A बराबर होता है P प्लस N, और A दिया हुआ है यहाँ पे 298, प्रोटॉन हम लोग को निकालना है, और न्यूट्रॉन 189, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग P बराबर निकाल लेंगे 298 माइनस 189, तो यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। तो प्रोटॉनों की संख्या आ गया दोस्तों 109। इसका मतलब प्रोटॉन अगर 109 है नाभिक के अंदर, तो उसका परमाणु संख्या भी हो जाएगा 109, ठीक है। तो Z बराबर 109 हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में मैंने इतने टोटल जो भी न्यूमेरिकल्स थे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से रिलेटेड ऑल कवर हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ग्रुप डी में किसी भी तरह से क्वेश्चन नया बिल्कुल नहीं छूटे, क्योंकि मैं जानता हूँ दोस्तों सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबको जॉब होना बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सबको जॉब मिले, कोई भी गरीब से गरीब बच्चा भी कहीं छूट ना जाए उसकी पढ़ाई किसी इकोनॉमिक कंडीशन के कारण। इसीलिए वीडियो आजकल यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियो ऐसे अवेलेबल हैं, लेकिन सभी वीडियो जो है उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं अपने तरीके से कैसे आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझा सकूं, मैं वो कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा उतना मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा, और जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अब मुझे भी पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक होने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।